हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 12th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3। देखो यहाँ पे ये एक सर्किट दिया है, ये सर्किट में I1, I2, I3 यहाँ पे दिया है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आप यहाँ क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी कौन से मेथड से सॉल्व करना है वो दिया हुआ नहीं है। देखो, मेथड का नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। इट मींस इसको केवीएल से सॉल्व करना या केसीएल से सॉल्व करना या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना या ओम्स लॉ, कौन सा मेथड यूज करना, मेथड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ये पूरा डिसीजन आपका है कि आपको इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग केवीएल, इट मींस बाय यूजिंग मेश एनालिसिस यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलो यहां प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करता है। तो सर्किट में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो सर्किट में यहां पे 3 लूप दिए हैं। लूप यानी क्या होता है? एक क्लोज पाथ जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है। तो ये देखिए, ये है एक लूप, ठीक है। तो ये है लूप 1, ये है लूप 2 और ये है लूप 3। हम क्या करेंगे, तीनों लूप में 1 बाय 1 केवीएल अप्लाई करेंगे। उसके थ्रू हम 3 इक्वेशन बनाएंगे। वो तीनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे और फिर हम क्रैमर्स रूल का यूज करके I1, I2, I3 फाइंड आउट करेंगे और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लूप, कोई भी लूप में जब आप केवीएल अप्लाई करते हैं तो वो लूप में पर्टिकुलर करंट जो है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो आपको पहले कंफर्म कर लेना होता है। जैसे ये लूप में देखो, यहां लूप में ऑलरेडी यहां पे करंट I1 कौन सा फ्लो हो रहा है, यहां पे देखो करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये ऑलरेडी दिया है, ठीक है। इसके पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें लूप का करंट हमने I1, I2, I3 उसका डायरेक्शन क्या लेना वो हमने अपने मन से डिसाइड किए थे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे I1 का डायरेक्शन दिया है, I2 का डायरेक्शन दिया है, I3 का डायरेक्शन दिया है। तो अब आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको यही डायरेक्शन लेके ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये कंफर्म है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, ये लूप नंबर 1 में क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन रहेगा, लूप नंबर 2 में ये भी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन रहेगा, ये I1 ये I2। लेकिन लूप नंबर 3 में जो I3 है, देखो यहाँ पे ये अपवर्ड दिया है, अपवर्ड अगर दिया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये ऐसा, ये देखिए ऐसा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये कंफर्म है। तो फाइनली हमने तीनों लूप में करंट का डायरेक्शन यहां पे दे दिया है, ये दोनों लूप में क्लॉकवाइज और ये आखिरी लूप में एंटी क्लॉकवाइज। और अब हमें ये प्रॉब्लम में यहां पे I1, I2, I3 फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पे एक और नोट करने वाली बात है, देखो यहां पे सोर्सेस देखो किस टाइप के दिए हैं। यहां पे ये जो सोर्स है ये है वोल्टेज सोर्स, इधर भी एक वोल्टेज सोर्स दिया है, लेकिन देखो बीच में एक यहां पे डिपेंडेंट सोर्स दिया है। तो ये कौन सा सोर्स है? तो ये है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे देखो बाहर में क्या लिखा है, इसके बाहर में लिखा है 3I3। इसका मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है ये I3 के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ये करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस लिखा है, तो ये हो गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कहीं पे भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं था, लेकिन यहां पे पहली बार हम डिपेंडेंट सोर्स लेके सॉल्व करने वाले हैं। तो लूप 1 में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हमें स्टेटमेंट में लिख लेना है अप्लाई केवीएल। तो हम इसमें स्टेप वाइज चलेंगे, अप्लाई केवीएल इन लूप 1, ठीक है। लूप 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो लूप 1 में कितने एलिमेंट आएंगे वो हम पहले चेक करेंगे। देखो लूप 1 ऐसा है, देखो ये लूप 1 है, तो लूप 1 में कितने एलिमेंट है? तो लूप 1 में यहाँ पे 3 एलिमेंट है। ये एक वोल्टेज सोर्स, ये एक 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये 3 एलिमेंट लूप 1 में है। इसका मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स बनने वाली है। तो आपको केवीएल का रूल, जैसे हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करें तो रूल क्या है? तो रूल आपको एक ध्यान में रखना है कि अगर करंट वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव में ले लेना है, और अगर करंट वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लेना है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो चलो यहां पे देखते हैं कि ये लूप 1 में जो करंट है ये वोल्टेज सोर्स में कौन से साइड से एंटर करता है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो वोल्टेज सोर्स है हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन हमें यहां पे इक्वेशन लिखना है, तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स में ये जो करंट I1 है, देखो ये करंट I1 जो हमने क्लॉकवाइज लिया है, ये देखो ये करंट I1 जो है ये वोल्टेज सोर्स में कहां से एंटर कर रहा है? देखो निगेटिव साइड से एंटर करेगा। यहां पे निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ठीक है। ये करंट ऐसा निगेटिव साइड से एंटर करेगा। इसका मतलब हम ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम यहां पे लिखते समय निगेटिव में लिखेंगे। तो ये हम लिखेंगे यहां पे -9, ठीक है। निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है करंट, इसलिए -9।
ओके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो 1 ओहम है इसके अक्रॉस का हमें वोल्टेज ड्रॉप लिख लेना है, तो 1 इंटू I1 ऐसा हम लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 1 इंटू I1। ओके, और अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ये है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो इसमें देखो करंट कौन से साइड से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से, तो करंट ऐसा क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये जो करंट है यहाँ पे पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो वैल्यू है वो हम पॉजिटिव में लिख लेंगे, तो ये हम लिखेंगे प्लस 3 इंटू I3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। देखो हमने कहा था कि यहाँ पे 3 टर्म्स का इक्वेशन बनने वाला है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स का इक्वेशन बन गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वोल्टेज सोर्स में ये करंट नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू हमने नेगेटिव में लिए, जबकि ये वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू हमने पॉजिटिव में लिए, ठीक है। और अब इसके थ्रू एक इक्वेशन बनाओ, ये -9 को उधर शिफ्ट करो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, I1 प्लस ऑफ 3I3 इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो। ये है इक्वेशन नंबर 1। हमें ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया, हमने लूप 1 में केवीएल अप्लाई किए तो हमें एक ऐसा इक्वेशन मिला। अब हम लूप 2 और लूप 3 में केवीएल अप्लाई करेंगे, तो ये हम लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 2। तो लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे। देखो लूप 2 में कितने एलिमेंट है, देखो लूप 2 माने ये लूप, ठीक है। ये लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, वो I2 है और वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये लूप में क्लॉकवाइज I2 फ्लो हो रहा है और इसमें कितने एलिमेंट है, तो इसमें 3 एलिमेंट है। कौन से है वो 3 एलिमेंट, चलो हम यहां पे चेक कर लेते हैं। ये है 1 ओहम का रेजिस्टेंस जिसमें से I2 फ्लो हो रहा है, ये है 1 ओहम का रेजिस्टेंस जो कि कॉमन है दोनों लूप के लिए, और ये है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यहां पे ये 3 एलिमेंट है, इसका मतलब यहां पे जो इक्वेशन बनेगी उसमें 3 टर्म्स आना तय है। चलो स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स से हमें स्टार्ट करना है, तो चेक करो कि ये वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है या नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो देखिए ये जो करंट I2 है, ये I2 देखो ये लूप में I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये लूप में जो करंट I2 फ्लो हो रहा है ये यहां पे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। देखो नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू जो है वो हमें यहां लिखते समय नेगेटिव में लिख लेना है। तो ये हम लिखेंगे -3I3, ओके, प्लस। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये रेजिस्टेंस रह गया और ये रेजिस्टेंस रह गया, ये दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें वहां पे लिखना है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 1 इंटू I2, ठीक है। तो हम लिख लेंगे प्लस 1 इंटू I2, ओके। ओनली I2 लिखेंगे तो भी चलेगा, या 1 इंटू I2 लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप लिख लिए। अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप लिखते समय इसमें से करंट क्या फ्लो हो रहा है वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो ये जैसा हमने कहा कि ये कॉमन है दोनों लूप के लिए, इसका मतलब इसमें I2 और I3 दोनों फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों जब फ्लो हो रहे हैं तो दोनों का अब सब्सट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा वो आपको कंफर्म करना है। तो जाहिर सी बात है यहां पे दोनों का एडिशन होगा। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो जो लूप 2 का जो करंट I2 है वो ऐसा फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, और लूप 3 का करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये I2 यहां पे 1 में ऐसा एंटर करेगा और इधर से लूप 3 का करंट I3 इधर से एंटर करेगा, इधर से I2 आएगा, इधर से I3 आएगा। इसका मतलब दोनों यहां पे प्लस होके 1 ओहम में से फ्लो होंगे। इसका मतलब यह है कि 1 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I2 प्लस I3, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम यहां पे ले लेंगे प्लस 1 इंटू I2 प्लस I3, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जबकि इसके पहले के प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व किए थे उसमें ऐसा नहीं था। उसमें यहां पे क्लॉकवाइज है करंट, तो उधर भी क्लॉकवाइज था। तो ऐसे में जो कॉमन ब्रांच होता था उसमें से करंट या तो I2 माइनस I3 था या तो I3 माइनस I2 था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे I2 प्लस I3, यहां पे दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक इसमें क्लॉकवाइज है दूसरे इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। दोनों जो करंट है वो I1 में ऐसा एंटर करेंगे, ठीक है। दोनों ऐसे एंटर करेंगे 1 ओहम में से, इसलिए हमने दोनों को ऐड करना कंपलसरी है, ओके। तो यहां पे हमने लिख लिया है 1 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, और अब इक्वल्स टू 0 यहां पे लिख लेंगे। और अब यहां से एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे। तो ये जो टर्म है यहां पे 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, तो ये हम लिखेंगे, ये टर्म पहला टर्म 3I3 एज इट इज प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये I2 हो गया, यहाँ पे ट्वाइस I2, I1 वाला टर्म नहीं है, तो ये हम लिखेंगे ट्वाइस I2। और ये I3 में सब्सट्रैक्शन करो, ये -3 + 1, तो ये -2 ऑफ I3
ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो फाइनली ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो। तो ये हमने सेकंड लूप में केवीएल अप्लाई कर लिए और उसके थ्रू हमें सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। और अब थर्ड लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये जो लास्ट वाला लूप है, अब हमें उसमें केवीएल अप्लाई करना है। तो बिल्कुल इसी तरह की हम यहां पे स्टेप लिख लेंगे। नाउ अप्लाई केवीएल इन लूप 3। लूप 3 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है लूप 3 में करंट I3 फ्लो हो रहा है और करंट जो I3 है वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहां पे लूप 3 में कितने एलिमेंट है चेक करो। तो लूप 3 में भी यहां पे 3 एलिमेंट है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये है 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। तो यहां पे 3 एलिमेंट है, इसका मतलब यहां पे 3 टर्म्स का इक्वेशन बनने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स से हम स्टार्ट कर लेंगे। वोल्टेज सोर्स से अगर स्टार्ट करना है तो चेक करो कि वोल्टेज सोर्स में करंट नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है या पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। रूल वही है, अगर नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव में लो और पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आपको पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज सोर्स में इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है और लूप का जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। देखो लूप का करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है तो जाहिर सी बात है लूप करंट I3 जो है वो यहां नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। देखो अगर ये नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसका जो वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है वो आपको यहां नेगेटिव में लिख लेना है। तो ये हम लिखेंगे नेगेटिव में, दैट इज -6। ओके, और अब जो रिमेनिंग जो एलिमेंट है 1 ओम और 1 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको यहां पे लिखना है। तो सबसे पहले हम ये 1 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप लिख लेंगे। तो इसमें से फ्लो हो रहा है I3, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 1 इंटू I3। तो ये हम लिखेंगे +1 इंटू I3। ओके, और अब जो 1 ओम ये जो है जो कॉमन एलिमेंट है दोनों लूप के लिए, हम इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप लिख लेंगे। तो इसमें से करंट क्या फ्लो हो रहा है, तो इसमें से करंट हमने इसके पहले ही बताए थे, या लूप 2 के टाइम जो आपने इक्वेशन बनाए थे उसके टाइम ये 1 ओम में से फ्लो होने वाला करंट था I2 + I3। तो लूप 3 के टाइम भी वही रहेगा I2 + I3, क्योंकि हमने आपको कहा है कि एक इसमें क्लॉकवाइज है और दूसरे इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों के करंट जो है वो 1 ओम में से एंटर करेंगे, इसका मतलब दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, इधर से I2 आ रहा है इधर से I3 आ रहा है, दोनों को ऐड करके 1 ओम में से जाना है। तो जाहिर सी बात है उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हम लिखते समय ऐसा लिखेंगे 1 इंटू दैट इज I2 + I3। ये काफी सिंपल है, इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फाइनली हमने तीनों लूप में केवीएल अप्लाई कर लिए और यहाँ पे देखो थर्ड लूप का इक्वेशन बस बनने का रह गया। तो चलो यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। ये -6 को राइट साइड में शिफ्ट कर लो। तो यहाँ पे I3 का ये टर्म और ये टर्म को ऐड कर लो और I2 का टर्म हम यहाँ पहले लिख लेंगे I2 + ट्वाइस ऑफ I3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हमें थर्ड लूप का इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। ठीक है, हमने तीनों लूप में केवीएल अप्लाई कर लिए और हमने ये 3 इक्वेशंस निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये तीनों इक्वेशंस का यूज करके I1, I2, I3 फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो हमने जैसा स्टार्टिंग में कहा था कि तीनों लूप में केवीएल अप्लाई करने के बाद हमें जो 3 इक्वेशंस मिलेंगी, अब हमें ये तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है और फिर वो मैट्रिक्स फॉर्म का यूज करके और क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें I1, I2, I3 फाइंड आउट करना है। सर्किट का काम खत्म हो गया। सर्किट के थ्रू हमें जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ हमने डाटा यहाँ पे लिख लिया है। अब ये सर्किट का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे सिर्फ पहले मैट्रिक्स फॉर्म पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते समय आपको ऐसा लिखना है। देखो पहले इक्वेशन में देखो I1, I2, I3 के कोएफिशिएंट्स क्या है, तो I1 का कोएफिशिएंट 1, I2 नहीं है तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 और I3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये देखिए ये रहेगा, पहला मैट्रिक्स बन रहा है। और यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन में I1 नहीं है, इसका मतलब वो रहेगा 0। ठीक है, I2 और I3 है तो ये 2 और -2 ऐसा उसका कोएफिशिएंट लिखना है। ओके, और अब थर्ड इक्वेशन में देखो यहाँ पे I1 फिर से नहीं है, I2, I3 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0, देन 1 और I3 का कोएफिशिएंट है 2 तो हम लिख लेंगे 2। तो ये हमने क्या कर लिए, ये हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिए। ये है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जिसमें हमने तीनों इक्वेशन के I1, I2, I3 के कोएफिशिएंट का यूज किया है। और अब यहाँ पे अननोन मैट्रिक्स लिखना है जिसमें आपको I1, I2, I3 ये हमें ऐसा लिखना है। और अब रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ये देखिए राइट साइड में हम यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। इक्वल टू के बाद में पहले इक्वेशन में 9 है तो यहाँ लिखो 9, दूसरे इक्वेशन में इक्वल टू के बाद 0 है तो लिखेंगे 0 और तीसरे इक्वेशन में इक्वल टू के बाद 6 है तो हम लिखेंगे 6। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म आपके सामने है, ये है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है अननोन मैट्रिक्स और ये है कांस्टेंट मैट्रिक्स। और अब हम क्रैमर्स रूल का यूज करने वाले हैं और क्रैमर्स रूल का यूज करके हम
I1 I2 I3 फाइंड आउट करेंगे। वैसे क्रैमर्स रूल का यूज करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके कॉलेज में इसको डायरेक्टली साइमल्टेनियस मोड में लेके अगर आपको सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन अगर आपके कॉलेज में क्रैमर्स रूल के थ्रू अगर सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं तो आपको क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करना चाहिए। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको क्या बता रहे हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो इसको कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस मोड में सॉल्व करना काफी आसान है, वैसे वो जल्दी हो जाता, लेकिन हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो क्रैमर्स रूल से अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा, ये सबको पहले आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा मतलब क्या होता है, तो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको आपको डिटरमिनेंट में लिख लेना होता है। तो चलो हम इसको डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं। 1 0 3 0 2 -2 0 1 2। तो हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिख लिए। बस ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में डिटरमिनेंट सॉल्व करने का ऑप्शन होता है, तो आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो इसको मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम इसको मैन्युअली सॉल्व करते हैं। तो मैन्युअली सॉल्व करना काफी सिंपल है। तो ये हम लेंगे 1, ठीक है, 1 का रो और कॉलम छोड़ो, ठीक है, ये रो कॉलम छोड़ने के बाद ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये 4 + 2, ठीक है, ये 4 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद ये 0, तो सेकंड टर्म छोड़ो, और थर्ड टर्म 3 है तो हम लिखेंगे 3 का रो और कॉलम छोड़ो, ये 4 टर्म्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो वो आएगा 0। तो फाइनली इसका रिजल्ट हमें मिल गया 6। तो हम यहां लिख लेंगे 6। हमें क्या मिल गया, हमें डेल्टा मिल चुका है 6। और अब हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों फाइंड आउट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो सबसे पहले डेल्टा 1 की बारी। तो चलो अब डेल्टा 1 निकालते हैं। तो डेल्टा 1 निकालते टाइम आपको क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको आपको फिर से डिटरमिनेंट में लिखना है, लेकिन लिखते समय आपको थोड़ा सा चेंज करना है। देखो चेंज क्या है हम बता रहे। तो ये देखिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते समय हम क्या करेंगे, ये डेल्टा 1 है इसलिए ये फर्स्ट कॉलम के जगह आपको ये कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखना है। कांस्टेंट मैट्रिक्स में क्या है 906, तो फर्स्ट कॉलम की जगह आएगा 906, ठीक है। सेकंड और थर्ड कॉलम वो एज इट इज रहेगा 0 2 1 और फिर 3 -2 एंड 2। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे डेल्टा 1 के लिए डिटरमिनेंट बना लिए। हमने सिर्फ क्या किए, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ लिखते समय फर्स्ट कॉलम को हमने रिप्लेस किया है बाय मींस ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स। और अब इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम चलो मैनुअल मेथड का यूज करेंगे। तो इसको मैनुअली सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लेंगे 9 का रो और कॉलम छोड़ो और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये अगेन हो जाएगा 4 + 2, ये अगेन 6, ये 0 है और थर्ड टर्म है 3 का रो और कॉलम छोड़ो और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -12। तो ये हो जाएगा, देखो 9 6 दा 54 माइनस ऑफ ये 36, तो ये रहेगा 18। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, डेल्टा 1 मिल गया, कितना 18। और अब बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे डेल्टा 2 और डेल्टा 3 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हम अब लिखेंगे डेल्टा 2 की बारी। देखो डेल्टा 2 फाइंड आउट करना है, फिर से हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट तैयार करना है और अब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है। डेल्टा 1 के टाइम हमने क्या किए थे, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किए थे बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स और अब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है। तो ये देखिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, हम लिखेंगे 1 0 0। थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, हम लिखेंगे 3 -2 एंड 2। देखो फर्स्ट और थर्ड कॉलम हमने एज इट इज रखे, लेकिन सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो हम यहां लिखेंगे 906, ठीक है। और अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का टेक्निक वही है। तो ये हम यहां लिखेंगे, यहां पे डिटरमिनेंट को मैन्युअली सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1, ठीक है, 1 का रो और कॉलम छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आएगा यहाँ पे 12, ठीक है। देन हम लेंगे +9 का रो और कॉलम छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा, और 3 लेंगे तो 3 के टाइम्स भी 0 आएगा, तो हम लिखेंगे +3 और 3 के टाइम भी 0। और फाइनली ये हमें मिला डेल्टा 2 कितना 12, तो हम यहां लिख लेंगे डेल्टा 2 दैट इज 12। और अब डेल्टा 3 की बारी। चलो अब डेल्टा 3 को हम सॉल्व करेंगे, डेल्टा 3 फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल वैसे ही। तो डेल्टा 3 के टाइम हमें फिर से डिटरमिनेंट तैयार करना है, लेकिन अब थर्ड कॉलम को हमें रिप्लेस करना है। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, हम लिखेंगे 1 0 0। सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, हम लिखेंगे 0 2 1। और थर्ड कॉलम की जगह अब हम रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे 906। और अब इसको सॉल्व कर लो। चलो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है। तो 1 हम लेंगे, 1 का रो और कॉलम छोड़ो और ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये होगा 12।
देन है सेकंड टर्म 0 और थर्ड है 9 का रो और कॉलम छोड़ो तो बचेगा ओनली 0। तो फाइनली यहाँ पे भी हमें डेल्टा 3, यहाँ पे भी हमें 12 मिल चुका है। इसके पहले भी हमें 12 मिला था डेल्टा 2 के टाइम, तो डेल्टा 3 भी हमें मिल गया 12। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है। और अब हम फाइनली क्रैमर्स रूल के थ्रू I1, I2, I3 फाइंड आउट करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नाउ बाय क्रैमर्स रूल, तो बाय क्रैमर्स रूल क्या है? बाय क्रैमर्स रूल से कैसे फाइंड आउट करना? तो क्रैमर्स रूल से अगर आपको I1 फाइंड आउट करना है तो फार्मूला ऐसा रहेगा डेल्टा 1 बाय डेल्टा, ठीक है। I2 फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला रहेगा दैट इज डेल्टा 2 बाय डेल्टा, ठीक है। और I3 फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला रहेगा दैट इज डेल्टा 3 बाय डेल्टा। काफी सिंपल फार्मूला है, बस ये फार्मूलेज में वैल्यूज पुटअप कर लो। तो I1 के टाइम डेल्टा 1 बाय डेल्टा, डेल्टा 1 है 18 बाय 6, हम लिखेंगे 18 बाय 6, ठीक है। फिर डेल्टा 2 बाय डेल्टा, इट मीन्स ये 12 बाय 6 और ये भी दैट इज 12 बाय 6। तो जाहिर सी बात है ये आएगा 3 एम्पियर, ये आएगा 2 एम्पियर और ये भी आएगा 2 एम्पियर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में I1, I2, I3 फाइंड आउट करने के लिए कहा था करंट्स, तो ये हमने करंट्स I1, I2, I3 फाइंड आउट कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले जो हमने इसके 11 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।